हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे सोशल साइंस का, यहाँ पे अर्थशास्त्र का, यहाँ पे सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र का ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे इसके बारे में लेके आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक है आर्थिक गतिविधि। गतिविधि क्या है? यहाँ पे ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवनयापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, आर्थिक गतिविधि होते हैं ये। मतलब ऐसी क्रियाकलाप जिनको करके जीवनयापन के लिए आय की प्राप्ति का जरिया बनता है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक गतिविधि कहलाता है। यहाँ पे अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में यहाँ पे बताया गया है, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। कौन कौन से हैं? यहाँ पे किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में या सेक्टर में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में बांटा जाता है। कौन? अब इसमें देखते हैं क्षेत्रक क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक क्षेत्रक कहलाता है। वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इस कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन आदि, ये क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के दायरे में ये सब आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है तृतीय क्षेत्रक क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में यहाँ क्या करता है? गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन आदि, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। यहाँ पे इसी पॉइंट में अगला बताया गया, सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर को विकसित करना आदि, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है तीनों आर्थिक क्षेत्रों का ऐतिहासिक बदलाव। इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। 1972 में स्वतंत्रता के बाद पहली भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख था। यहाँ पे 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का क्या था? प्रमुख था। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है, जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और आदि शेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों में अपनी ऊर्जा का विनिर्माण की दिशा का चैनलाइज किया जाता है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस पॉइंट पे अगले ही पॉइंट में बताया, बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र का प्रमुखता मिली। यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे द्वितीय जो क्षेत्र था, यहाँ पे उसकी प्रमुखता यहाँ पे मिल गई उसे। अगले पॉइंट में बताया गया, प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास का कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र का प्रमुखता मिली। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पे 2011-2012 में भारतीय जीडीपी का तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया सकल घरेलू उत्पादक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। यहाँ पे किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों का योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दोहरी गणना क्या है?
दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों को उत्पादन को मूल्य से को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। यह लोगों को बुनियादी सेवाओं को प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के रूप में अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि, ये सब क्या है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण है यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है, कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियाँ क्या है महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोगों की आय के स्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, सूचना और संचार। सूचना एवं संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह बड़ी संख्या में क्या करता है, लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस अगले पॉइंट में बताया गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर होने का कारण होते हैं। यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में परस्पर एक दूसरे पर क्या निर्भर होने के कारण है। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इस पॉइंट में। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। दूसरे पॉइंट में यहाँ बताया गया, विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि, ये सब क्या है यहाँ पे प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की सहायता के क्या है, सेवा के क्षेत्र के यहाँ इसके बारे में बताया गया है। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं यहाँ पे एक दूसरे पर। किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जब लोगों प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम को जरूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, मतलब वहाँ पे 3 लोगों की जरूरत है, वहाँ पे 3 लोग काम की जरूरत है, वहाँ पे 3 लोग काम करें वहाँ पे, मतलब यहाँ क्या मतलब उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब वहाँ पे 3 की जरूरत है, वहाँ पे लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया, यहाँ कृषि में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, वहाँ कुछ लोगों वहाँ से हटा कर दूसरे जगह वहाँ पर कर दिया जाए, वो क्या हो बेरोजगारी पर, यहाँ पे उत्पादन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने का उपाय। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का उपाय क्या है, छोटी अवधि के लिए उपाय। छोटी अवधि के लिए क्या है उपाय, इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बताया गया है, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था। इसके बारे में यहाँ पे 2005 में जैसी योजनाओं को यहाँ पे लागू किया गया था। अब अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान होना, अपने क्षेत्र के आस ही पास में कार्य का स्थान होता था। और यहाँ पे 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित था। यहाँ पे 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए क्या था, सुरक्षित था। अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है, गरीबों में भी अति गरीबी लोगों को रोजगार प्रदान करना यहाँ पे इसका उद्देश्य था। दीर्घकालीन उपाय क्या था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। दीर्घकालीन उपाय, दीर्घकालीन उपाय में यहाँ पे बताया गया है, कृषि सुविधाओं में सुधार। कृषि सुविधाओं में क्या है, सुधार। सस्ती दर पर कृषि का ऋण। सस्ती दर पर क्या है, कृषि का ऋण।
अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं में को बेहतर करना, स्वास्थ्य सुविधाओं क्या करना, बेहतर करना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये क्या है? केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया। इसको देख लेते हैं, क्या है काम का अधिकार, क्या है काम का अधिकार? सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 कहते हैं। यहाँ पे काम का अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो मनरेगा है, यहाँ पे 100 दिन का काम करने का ग्रामीणों को यहाँ पे गारंटी दी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया, रोजगार के न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। अगले पॉइंट में बताया गया है अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में कार्यस्थल होना। अगले पॉइंट में बताया 1/3 रोजगार महिलाओं के सुरक्षित होना, इसके बारे में बताया गया। गरीबों में अति गरीबी लोगों को रोजगार प्रदान करना, इसका क्या था, प्रमुख लक्ष्य था। संगठित क्षेत्र क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें उद्यम कार्य आते हैं, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां पर रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और निर्धारित विनियमों का अनुपालन करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, क्या क्या इनको प्राप्त होते हैं लाभ, इनको देख लेते हैं। काम के निश्चित घंटे होंगे, यहाँ पे काम जितने घंटे करेंगे वो निश्चित एक टाइम होगा, डेली रूटीन होगा उनका। अगले पॉइंट में बताया गया है निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। चिकित्सा सुविधा व पेंशन की सुविधा मिलेगी। समवेतन अवकाश भविष्य निधि के सेवा निदान होंगे, यहाँ पे सेवा अनुदान यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो काम करेंगे यहाँ पे भविष्य निधि, यहाँ पे पेंशन रूप के यहाँ पे मिलेगा, लाभ मिलेगा। यहाँ पे कार्यस्थल उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। अनुचित शोषण नहीं होगा, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरा पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी व बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती हैं या निर्मित होती हैं, यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, यहाँ कौन सा है, यहाँ पे यह क्षेत्र सरकारी और नियमों के विनियमों को नहीं मानता। जैसे यहाँ पे न्यूनतम वेतन मिलता है, यहाँ पे रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। निश्चित कार्य व क्षेत्र की सेवा, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ को कवर किया गया है। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र, यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे अधिक वेतन की प्राप्ति, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में क्या है, कम वेतन की प्राप्ति, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नौकरी सुरक्षित, यहाँ पे नौकरी सुरक्षित नहीं होता। संगठित क्षेत्र में क्या नौकरी सुरक्षित है, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में क्या है, नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कार्य की स्थिति अच्छी, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट पे यहाँ पे कर्मचारी योजना का लाभ नहीं। कार्य अवधि, काम घंटे निश्चित, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं, इसके बारे में यहाँ पे बताया। भारत में कृषि असंगठित क्षेत्रों के होने के कारण, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं, बिना अतिरिक्त वेतन का काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं, इसके बारे में आप बताएं। रोजगार सुरक्षित नहीं, मजदूरों की सुरक्षा नहीं, नियम विनिमय का अनुपालन नहीं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग,
संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, असंगठित क्षेत्र जहाँ पे भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि, यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे बात कर लेते हैं। औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ बोझा ढोने वाले लोग, यहाँ पे संरक्षण की क्या होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध करवाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं का उपलब्ध करवाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। निजी क्षेत्र क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों स्वामित्व सेवाओं का वितरण केवल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में, तो वो क्या कहलाता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, सभी सेवाओं पर सरकार को उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण में होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट बताया, रोजगार की सुरक्षा दी जाती है और यहाँ पे संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। निजी क्षेत्र क्या है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। परिसंपत्तियों में निजी स्वामित्व सारी चीजें एवं व्यक्ति या कंपनी को उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है। अधिकतम लाभ कमाना क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनका टारगेट क्या रहता है, अधिकतम लाभ कमाना उनका उद्देश्य रहता है, उनका टारगेट रहता है। रोजगार में श्रमिक असुरक्षित होते हैं, यहाँ पे रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। संवैधानिक छुट्टियां व अन्य सेवाएं यहाँ पे सामान्यता नहीं दी जाती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र व राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इनका भूमिका क्या है, यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र व राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, यहाँ पे इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे लोगों की सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाती है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। आवश्यक वस्तुओं को उत्पादन, विक्रय, सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजना बनाई जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार से बेरोजगारी को प्रभावित करती है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते, रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में क्या होते हैं, नहीं बढ़ते। यहाँ पे कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। संसाधनों पर बोझ बढ़ता है, संसाधनों पर क्या होता है, बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध हो जाने से रोजगार की प्राप्त आय निम्न स्तर पर क्या आ जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है और उपलब्धता क्या होती है, कम हो जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियां, शहरी क्षेत्रीय शिल्प उद्योग सेवाओं में प्रोत्साहन देना और पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों के नियमों को परिवर्तन करना, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देना, आसान शर्तों में ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख समस्याएं क्या कौन सी है, असिंचित भूमि, आय का स्तर में उतार चढ़ाव, कर्ज का बोझ, मौसम के बाद पहले कोई नौकरी नहीं, कृषक कटाई तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों में अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कृषि में अधिकतर कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय, कृषि में अधिकतर रोजगार पैदा करने के उपाय कौन कौन से होते हैं। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। सूखे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं, जो सूखे क्षेत्र हैं उसमें सिंचाई के लिए क्या कर सकते हैं, बांध बनाए जा सकते हैं। बीज और उर्वरकों को सब्सिडी दी जा सकती है, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है, भंडारण की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। परिवहन और सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप लोग हमारा रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा कंटिन्यू क्लास चलता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं DK मौर्या क्लासेस से। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को डेली ये सोशल साइंस के वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग ये जो आज का चैप्टर था अर्थशास्त्र का, यहाँ पे पार्ट 2 था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करें। थैंक यू, जय हिंद।